नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज। मोदी जी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट। स्टेटमेंट दिया था। मोदी जी ने कुछ कहा था, वो आज पूरा करने का दिन आ गया है। उन्होंने कहा था जिसने पिछले 70 सालों में इस देश को लूटा है, अब वक्त आ गया है वो लूट खसोट जो उन्होंने की है वापस लेने का। और देखिए आज क्या हो गया है। आज मतलब कि 700 करोड़ से ज्यादा की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर लिया। बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। देखिए, मैं इनके लिए वर्ड यूज करता हूँ, गंदगी। ये गंदगी वाली फैमिली है। इन्होंने गंदगी ही फैलाई पूरे देश के अंदर। और मोदी जी ने 2019 के एक भाषण में बोला था कि पिछले 5 सालों में मैंने इन्हें जेल के कोर्ट के चक्कर कटवाए हैं, बेल के ऊपर बाहर हैं। अगले 5 सालों में मैं इन्हें जेल के पीछे करूंगा। अभी तो बेल के बाहर हैं, ये जेल के अंदर होंगे। शायद वो टाइम आ गया है। और तभी जैसे ही नेशनल हेराल्ड का केस आता है, कोई हियरिंग की डेट आती है, ये क्या करते हैं, पूरा इकोसिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए जी, मोदी जी हमसे डरे हुए हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं। ये नहीं बताते कि इन्होंने कौन कौन सी धांधलियां करी हैं, कैसे इन्होंने इतनी पुरानी कंपनी को हड़पा, अपने जाल में फंसाया। और देखिए, कंपनी भी किसने खोली हुई थी? ग्रेट जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम की खोली हुई कंपनी। और सोनिया गांधी खा गई। और जब पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, तो छाती पीटने लगे कि देखिए हमारे पीछे है, ये तो वैंडलिज्म हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि दूध से नहाते हैं हम लोग, दूध से धुले हुए नहीं है, दूध से नहाने वाले लोग हैं। इसलिए इनको ये लगता है कि भाई लोग हमारी बातों में फंस जाएंगे। लेकिन ये भारत है, नया भारत, जहाँ पे सोशल मीडिया पे हर चीज उजागर होती है। लोग भी समझते हैं कि ये चोर फैमिली ने कैसे 75 सालों में इस देश को लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। नेशनल हेराल्ड केस तो एक बहुत छोटा सा केस है, जिसमें क्या है, 5-6 हजार करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी सिर्फ जो खाई है इन्होंने। बाकी जो देश खा गए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, यंग इंडिया का, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का, ये जरा मेरे दर्शकों को समझाइए क्या मामला है और क्या क्या इन्होंने किया है जो इतने सालों से मामला चलता ही आ रहा था। क्योंकि हर कोई पूछता था कि उस मामले में हुआ क्या, उस मामले में प्रॉपर्टी जब्त क्यों नहीं हुई, क्यों ये लोग जमानत पर बाहर हैं। तो मैं चाहती हूँ सरल शब्दों में मेरे दर्शकों को आप समझाएं कि पूरा मामला रहा क्या है और कैसे गांधी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रही है। अंजू जी, पहली बात ये, इसके ऊपर मूवी बननी चाहिए। ऐसे तो हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में भी ऐसे हरकतें नहीं देखी जो हमने इसमें देखा है। देखिए, ये एक बहुत हेराल्ड, जो नेशनल हेराल्ड है, एक न्यूज़पेपर है, कंपनी है एक, एजीएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, उसके वो द्वारा ये करते थे, अपना काम करते थे, सिर्फ न्यूज का काम। दे डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद एनी कंपनी। कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनका एसोसिएशन नहीं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। अब इनको बड़े पैसे की जरूरत पड़ी, जो ये क्लेम करते हैं। और नेशनल कांग्रेस, क्योंकि पैसों से भरपूर रहे हैं शुरू से, इन्होंने कह दिया कि हम आपको 90 करोड़ रुपए का लोन देते हैं। तो इन्होंने किताबों में दिखाया कि हमने 90 करोड़ का लोन दिया। पहली कांग्रेस। पेटिशन तो यही है। कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल वालों को 90 करोड़ रुपए दिए। पहला तो पेटिशन ये है कि क्या आप मनी लेंडर हैं, क्या आप बैंक हैं, आपने किस हैसियत से एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए एक लिमिटेड कंपनी, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको आपने पैसे किस हैसियत में दे दिए? पहली बात तो ये ही इलीगल है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए किसी को लोन देने के लिए। यू डू नॉट हैव दैट। तो पहला तो काम यही, यहीं पे फंस जाते हैं नेशनल कांग्रेस वाले। उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी, जो ये एसोसिएट प्रेस है, जो नेशनल हेराल्ड जिसका न्यूज़पेपर है, ये कंपनी हमें ये पैसे वापस नहीं कर पा रही। हम इनसे पैसा लेना चाहते हैं, जो कि हमने जीरो इंटरेस्ट पे दिए थे। इंटरेस्ट भी जीरो था उसके ऊपर। ये पैसे मुझे वापस नहीं कर रहे। तो अब हम इसके कंपनी के जितने भी शेयर हैं, ये यंग इंडिया जो कंपनी है, उसके नाम पर, यंग इंडियन उसके नाम, उस वो एक कंपनी है, वो सारे शेयर इसके खरीद लेगी। बहुत ओ, बढ़िया काम है जी। और शेयर खरीदकर उसकी जितनी भी एसेट्स है, सब कुछ हमने यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दी। अब ये यंग इंडियन कौन है भाई? यंग इंडियन एंड यंगेस्ट इंडियन एंड ओनली यंग पर्सन इन दिस कंट्री इज राहुल गांधी। तो ये यंग इंडियन था जो राहुल गांधी, उसने
इस कंपनी के शेयर थे उसके सारे पास, इसके पास और सोनिया गंदगी के पास, ये दोनों के पास 75% शेयर यंग इंडियन कंपनी के अंदर इन दोनों के हैं। और बाकी के जो हैं वो 25% रहते हैं, जो वो भी कांग्रेस के ही जो नेता हैं उनके नाम पर सारे शेयर थे। दैट मीन्स ये जो यंग इंडियन है इसमें सारे कांग्रेसी है, स्पेशली गंदगी फैमिली ये इन्वॉल्व थे इसकी ओनरशिप के लिए। और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बोलकर कि वो 90 करोड़ हमें वापस नहीं कर पा रहे, इसलिए उसके सारे शेयर एसोसिएट प्रेस के हमने यंग इंडियन में परचेज कर लिए। कितने में? 50 लाख रुपए में। इस कंपनी के पास एक धेला नहीं है। इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां, उसके सारे शेयर, जो कि 1937 से एक कंपनी चल रही है, इतनी पुरानी कंपनी, इतना बड़ा नाम, इसको इन्होंने 50 लाख रुपए में खरीद लिया और सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली अपने नाम पर। ये है सारा केस। पहला तो लोन शो किया जो कि ये दे नहीं सकते, दूसरा प्रॉपर्टी खा गए सारे, और वो भी किस लिए? यंगेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम युवराज ऑफ दिस कंट्री उसके नाम पर। अभी तो जीजा जी का कोई नाम ही नहीं बीच में आया। ये तो जीजा जी के अलावा जो काम किए हैं ये तो वो काम है। अगर जीजा जी को पकड़ा जाए तो पता लगेगा आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इन्होंने अपने नाम पे किया हुआ है। अभी तो सिर्फ नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम पे करी है जो कि कुछ जगह पे है। और उसके बाद देखिए नेशनल हेराल्ड जो केस है उसको जो प्रॉपर्टीज है उसके नाम, कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करी गई कि ये पब्लिकेशन का काम करेंगे। अभी केस यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जो कुछ मैंने बताया ये तो अभी ट्रेलर है। उसके बाद इन्होंने सरकार की तरफ से कि ये पब्लिकेशन का काम करेंगे, न्यूज़पेपर का काम करेंगे, इन्हें बिल्कुल जीरो प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करी और उन प्रॉपर्टीज पे कोई न्यूज़पेपर का काम नहीं किया। काम क्या चल रहा है? पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेंट आ रहा है, इनको कमर्शियल काम कर रहे हैं, उसमें से रेंटल इनकम आ रही है। दैट मींस इन्होंने सारी उम्र के लिए इनकम का सोर्स बना के रखा हुआ था अपने लिए। किसके लिए? यंग इंडियन के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये निकम्मा आदमी है, काम तो ये कर नहीं सकता। ऊपर जो खोपड़ी खोल के देखी डॉक्टर ने तो अंदर से टूटा हुआ घड़ा मिला, को भी खाली। तो उस आदमी के लिए इन्होंने इनकम सोर्स बना दिया, क्योंकि कोई देखो शादी उसकी हो नहीं रही, लड़की कोई दे नहीं रहा, ऐसे बंदे को लड़की कौन देगा? तो इसलिए उसकी मां ने सोचा भी ये एक औरतों को काम नहीं कर सकता, इसकी मैं इनकम सोर्स बना दूं। तो इन्होंने सारी नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कमर्शियल यूज के लिए यूज किया, रेंटल इनकम इकट्ठी करनी शुरू कर दी यंग इंडियन कंपनी में। और यंग इंडियन का जो स्टेटस है वो कंपनी नहीं है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस वो ये काम कर ही नहीं सकते। पहला काम इलीगल ये किया कि इन्होंने लोन दिया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, जो दे नहीं सकते। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खड़े होने का मतलब ये है ताकि इसकी जो इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स भी देना ना पड़े, तो वो भी इलीगल काम। तो इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी खूबसूरती से काम किया है ताकि पकड़े भी ना जाए और इनकम भी परमानेंटली इनके पास आती रहे हर महीने की। और करोड़ों रुपए की इनकम आती है इनको, रेंटल इनकम। और दे कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस आपने उस ऑफिस में खोला हुआ है, उसकी मोटी इनकम होती है जो इनको आती है एज अ रेंटल इनकम। ये तो कांग्रेस का स्टेटस है। और फिर ये छाती पीटते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए, हमारे ऊपर हाथ क्यों डाल रहे हो आप? मोदी जी वैंडलिज्म कर रहे हैं हमारे साथ। और भाई वैंडलिज्म, तुमने जो काम किया इसका जवाब क्यों नहीं देते कोर्ट में आकर? भागते क्यों? एक बार भी एक कोर्ट में जाते नहीं है, और जो जाने लगते हैं तो अपने पूरे कार्यकर्ताओं को बोल देते हैं कि आप दंगे करने शुरू कर दो, आग लगानी शुरू कर दो, ताकि हमें जाना ही ना पड़े, और डेट पे डेट मिलती जाती है। तो ये पूरा केस है जो अब तक हुआ है इनके साथ। और अब जो जो देखिए कोर्ट ने भी बड़ी इनको रियायत दी है, बहुत सॉफ्टली इनके साथ डील किया है, डेट पे डेट देते आ रहे हैं। वो कहते हैं जब आपने आना आ जाना, हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को मैं दाद दूंगा, लोग गालियां निकालते हैं उन्हें, लेकिन वो ही हैं जिन्होंने इस केस को शुरू किया। उन्होंने सारी तारें निकाल कर कोर्ट में रखी, कोर्ट भी उसको नकार नहीं सका, उनको बोलना पड़ा यस देयर इज समथिंग एंड वी कैन नॉट पुट दिस केस अंडर द कार्पेट। देखिए लोअर कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, केस नहीं सुना, क्योंकि इतने बड़े लोग इनके ऊपर हाथ डालते, डाले तो डाले कौन? लेकिन जब सारे प्रूफ सुब्रमण्यम स्वामी ने टेबल पे रखे, ये हाई कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें इस केस को एक्सेप्ट करना पड़ा और ये भी बोलना पड़ा कि यस देयर इज सम स्मोक, दैट मींस फायर तो है कहीं ना कहीं। और अब ईडी के पास सारे सबूत होने के बाद उन्होंने अभी एक जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त करी हैं, क्योंकि जो मेजर जो ओरिजिनल कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड को छापती थी एसोसिएट जर्नल, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं
जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स है उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके बच्चे आ गए, उनके पास वो शेयर होल्डिंग है। वो कहते हैं हमारा कसूर क्या है भाई, हमारे पूर्वजों ने ये कंपनी खड़ी करी, उसमें पैसे लगाए और आपने इसको जीरो कर दिया, और यंग इंडियन ये राहुल गांधी को आपने सारे ट्रांसफर कर दिया और हमें 1 रुपया भी मिला नहीं है इस सारे शेयर्स का, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके कहने पर ये सारा केस चला है। आप सोच के देखिए ये कैसी फैमिली है कि जिन्होंने पार्टीशन से पहले या हमारी आजादी से पहले एक कंपनी खोली हो और उसको उसको ये खा गए। आप सोच सकते हैं इन्होंने और क्या कुछ खाया होगा। और फिर मैं तो ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, पिछले साल जब बहुत पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी को भी सम्मन भेजा था ईडी ने, सोनिया गांधी जाती थी। हम देखते थे दिल्ली की सड़कों पर क्या तमाशा करते थे कांग्रेस के नेता। वो जो कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी सड़कों पर लेट जाते थे कि किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाए। तो मुझे ये समझाइए कि उस वक़्त ज़ाहिर पूछताछ जो हुई होगी, उसमें सबूत सामने रखे होंगे ईडी ने और उन सबूतों को दिखाकर इनसे पूछताछ की गई होगी। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जवाब नहीं दे पाए होंगे, सबूत देखने के बाद। इसीलिए ये नौबत आई कि अब इनकी प्रॉपर्टी सीज़ हुई है। तो अब अगला कदम क्या होगा ईडी का? देखिए ईडी ईडी ने तब भी सबूत रखे इनके पास, तो इन्होंने बोला कि बहुत पुराना केस है, हमें याद नहीं है, क्योंकि हमने पूरी कंट्री चलाते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह तो को काम करते नहीं थे, रिमोट कंट्रोल इनके पास था, तो सारे जो काम थे वो सारे सोनिया गांधी के पास ही थे, और राहुल गांधी उसके बाद बताते थे कि कौन सा बिल पास होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो बेचारों के पास इतना काम था कि उन्हें नेशनल हेराल्ड का छोटा सा केस इन्हें भूल गया, क्योंकि सिर्फ 5,000 करोड़ को तो ये समझते नहीं थे कि करप्शन है। देखिए आपको याद होगा कभी 2G 3G, मम्मी जी, पापा जी, जीजा जी, ये सारे जो जी घोटाले होते थे, कोई भी 1 लाख 2 लाख करोड़ से कम नहीं था। आपको हुँ, याद होगा। दैट मीन्स 1 लाख से ऊपर हो तो उसे ये बोलते थे कि भी करप्शन हुई है, उससे नीचे तो कहते थे यार दीज आर टू स्मॉल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल्सो। हुँ, तो ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का केस इन्हें भूल गया था, कहते नेशनल हेराल्ड सुना है कहीं, हमें याद नहीं आ रहा। तो इसलिए इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं वहां पर, ना तो हुँ, सोनिया ने जो पोल डांसर थी, और ना ही उसके आगे बच्चे, पोल डांसर के जो बच्चे थे वो भी भूल गए कि हमने हुँ, कुछ किया था ऐसा। तो इसलिए इसलिए जो ये वहां गए ईडी के पास, ईडी को हुँ, कोई जवाब नहीं मिला। अब ईडी को भी समझ आ गया कि ये पॉलिटिकल जो गेम है इनकी, ये वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जवाब नहीं देना चाहते और हमें जवाब मिलेगा भी नहीं। इसलिए उन्होंने भी जैसे ही देखा कि कुछ और नहीं हो रहा, हमें अपना एक्शन लेना पड़ेगा, उन्होंने इस प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। अभी जब्त किया मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आगे लेके उसको बेच देंगे, उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है इस प्रॉपर्टीज को। दैट मीन्स दे आर नाउ इन देयर कस्टडी। इसको हुँ, अगर सोनिया की जो फैमिली है, ये गांधी फैमिली, अगर ये बेचना भी चाहे तो ये बेच नहीं सकती, ना ही को और बेच सकता है, क्योंकि अब ये इनकी कस्टडी में है। अब इसके बाद इसकी तारें एक एक करके खोली जाएंगी, इनको दोबारा से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्हें बुलाया जाएगा, जितने भी पार्टीज हैं, और यंग इंडियन को तो वैसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो 5-6 नाम हैं वो सारे इनकी फैमिली के लोग हैं। इन्हें सबको बुलाया जाएगा कि अब बताइए बाकी और क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज सिर्फ 750 करोड़ की नहीं है, ये हुँ, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, दे आर लाइक वर्थ 5 to 6,000 करोड़ रुपीज। अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। शायद ईडी भी थोड़ा सा नाप रहा है कि ये कहां तक गिरने वाले हैं, कहां तक जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे, क्या कुछ करेंगे, कौन सी गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि ये उसके बिना बच नहीं सकते। अब ये सड़कों पे आएंगे कांग्रेसी जितने भी हैं, अब ये राग लगाएंगे, देखिए ये राजस्थान में क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने ईडी का काम कर दिया। अब ये लाप इनका शुरू हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। और इनको भी मालूम है कि राजस्थान ये हारने वाले हैं, इसलिए ये बोलेंगे देखिए इन्होंने ईडी को इसलिए भेजा है और इसके कारण हम राजस्थान हार गए, नहीं तो हम जीत जाते। यही कुछ होने वाला है। ईडी अपना काम करेगा, अपनी कस्टडी में रखेगा, और इनसे पूछताछ अब और तेज की जाएगी। ईडी तब तक हाथ नहीं डालता जब तक उसके पास सारे के सारे सबूत ना आ जाएं। देखिए बिल्कुल। केजरीवाल था, केजरीवाल के लिए भी केसेस बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, उन्होंने इनके मंत्रियों के ऊपर हाथ तब तक नहीं डाला, केजरीवाल को तब तक समन नहीं दिया जब तक उनके हाथ में पूरे सबूत नहीं आ गए। अब नेशनल हेराल्ड का केस खुल गया है, दोबारा से खुला है, इनके पास सब कुछ आ गया है, अब बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी की वो स्टेटमेंट, मैं जिसने इस देश के पैसे को खाया है, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं, तुम्हें पाई पाई वापस इस देश की करनी पड़ेगी, टाइम हैज कम।
और सही कह रहे हैं आप कि अब तो और ज़्यादा शोर मचेगा, क्योंकि जब भी ईडी कोई कार्रवाई करती है विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर, तब यही शोर मचता है कि देखिए बदले की कार्रवाई से हमारे पीछे ईडी या सीबीआई को लगा दिया गया है। लेकिन ये मामला तो सीधे-सीधे गांधी परिवार से जुड़ता है, और गांधी परिवार के खिलाफ ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई कर दे और पूरे के पूरी विपक्षी पार्टियां खामोश बैठी रही, ये तो नहीं होगा। यही सारी 14 विपक्षी पार्टियां थी ना जो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी अभी 4 महीने पहले। किस तरह से ये रियायत मांगने की कोशिश कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी की विपक्षी वीआईपी जो होते हैं, राजनेता होते हैं, उन्हें थोड़ी-सी रियायत दी जानी चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें ज़मानत मिल जाए, इस तरह की बातें वो वहाँ पर कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनेताओं के लिए एक अलग कानून बनाया जाए इस देश में? तो मुझे लगता है ये अब ये सब फिर से करेंगे। अंजलि जी, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जब ये सत्ता में थे, हुँ। रिमोट कंट्रोल की सरकार चला रहे थे, मोदी जी के ऊपर केसेस किए, अमित शाह को जेल में रखा, तब ये सारे रूल्स क्या खत्म हो गए थे? इन्होंने ही खत्म किए। तब क्या फ़ोन की टैपिंग नहीं होती थी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला भी मुझे देश को चलाना है, इस देश की सिक्योरिटी के लिए मुझे फ़ोन टैपिंग करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। ये प्रधानमंत्री बोल रहा है और आज ये बोल रहे हैं कि फ़ोन टैपिंग कर ली। फ़ोन हुँ। दिया नहीं अपना, जब अगर टैप हुआ था तो ये दिखा देते, वो दिखाया भी नहीं, एलिगेशन लगा दिया और अब दोबारा से वही वही गाना, वही स म्यूज़िक शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स इनके लिए लॉ एंड कोर्ट दोनों अलग होने चाहिए। जज इनकी पसंद का जो ये चूज करेंगे ये जज होगा मेरा। दैट मीन्स राहुल गांधी का केस हो तो सोनिया गांधी वहां जज बैठेगी कि भैया ये कसूरवार है कि नहीं है। और अगर सोनिया गांधी के ऊपर केस होगा तो प्रियंका गांधी शायद जज बनेगी। ये तो ये चाहते हैं कि भाई यही कोर्ट में जाए, जज भी यही हो, जजमेंट भी ये पहले से लिख के आए और उसके ऊपर ये खुद ही साइन कर दें। ये ऐसा नहीं होता है। ये कंट्री है, ये आपकी फैमिली जो है, द इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इनका लाभ था हमेशा ही, वो खत्म हो गया। दैट वेंट अलोंग विद इंदिरा ओनली। दिस इज़ न्यू भारत। अब आपको नहीं बख्शा जाएगा, आपकी दलीलें काम नहीं आएँगी, आपकी प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं, आप बेनकाब हो चुके हो। ऑलरेडी 10 साल पहले ही हो चुके थे, लेकिन 10 साल तो इन्होंने निकाल दिए। और मोदी जी भी ऐसे हैं कि आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। 10 साल उन्होंने भी वेट करी। और अब इनके ऊपर हाथ डाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कराया है। ईडी ने अपना काम किया है, सबूत हाथ पे आए, उसके बाद ही उन्होंने हाथ डाला है। उन्हें भी मालूम है कि ये कैसे लोग हैं। इन्हें बचाने के लिए पूरी कायनात, पूरी कोर्ट्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके सामने रख देंगे कि आपको बचाने के लिए हम कौन से रास्ते निकालने वाले हैं। और भाई एक आम आदमी पार्टी का चड्ढा, उसको इन्होंने बोल दिया कि भैया तुम माफी मांग लो तो कुछ रास्ता निकल सकता है। तो हुँ। अगर ये उस छोटे से बंदे के लिए जिसकी ना शक्ल है ना अकल है, उसके लिए ये रास्ते निकाल सकते हैं सीजीआई ऑफ इंडिया, तो सोनिया गांधी के लिए क्या कुछ करेंगे आप समझ सकते हैं। वो तो सारे जो जजेस हैं उसकी बेंच बिठाकर बोलेंगे भैया आप बताइए कि इनको बचाना कैसे है। तो ये उसमें से लुकूने निकालने शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता, लेकिन ईडी ने जैसे हाथ डाला है, ये इतनी जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। अब इनके अंदर जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि हमने देखा है ना कि ईडी पहले छापेमारी की कार्रवाई करती है, फिर सबूत इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाती है, सम्मन भेजती है, फिर प्रॉपर्टी सीज़ होती है और उसके बाद तो गिरफ्तारी होती है। यस। ये अमूमन तो ईडी ऐसे काम करता है। इस मामले में जो प्रॉपर्टी सीज़ हुई है उसमें नेशनल हेराल्ड हाउस दिल्ली वाला है, नेहरू भवन है लखनऊ वाला, और लखनऊ में और मुंबई का भी नेशनल हेराल्ड हाउस है। तो मुझे तो पता नहीं क्यों नेहरू भवन से ख़्याल आ रहा है कि लखनऊ का ये नेहरू भवन वही है जहाँ पर कहा ये जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा जाकर रहेंगी जब वो कमान सँभाल रही थी उत्तर प्रदेश की। मुझे तो ऐसे ही ख़्याल आ रहा है कि वही वाला भवन था क्या? देखिए, आपको गलती भी हो सकती है और सही भी हो सकते हो। रीज़न हुँ। बीइंग, पूरे देश में हर प्रॉपर्टी के ऊपर, बेशक वो एयरपोर्ट हो, वो पोर्ट हो, वो कोई घर हो, उसके ऊपर या तो इंदिरा नाम होगा, राजीव होगा या जवाहरलाल नेहरू होगा, और तो कोई नाम इनको सोचता ही नहीं है। भई ये तो शुक्र करो कि हमने पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट रखा है, नहीं तो वो भी होता पार्लियामेंट ऑफ गांधी फैमिली। देखिए इनका तो ये हाल था, उसके ऊपर भी शायद जवाहरलाल नेहरूज़ पार्लियामेंट लिख देते ये लोग, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि मोदी जी ने खुद ही इनॉग्रेट कर दिया इनके करने से पहले। तो इसलिए हो सकता है ये वही वाली प्रॉपर्टी हो। मुझे भी लगता है ये प्रॉपर्टी वही है जहाँ पर द ग्रेट नाक वाली, जिसकी इंदिरा गांधी से नाक मिलती है और तो कुछ मिलता नहीं है, तो वो वहां पे जाके रहने वाली थी। ये ईडी ने पकड़ ली है। ये कुछ भी नहीं। अभी तो आप अमेठी में बाकी जगह देखेंगे, इतनी प्रॉपर्टी
इन्होंने बनाई हुई है वहाँ पर, जिसके ऊपर इन्होंने बोला था स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, उसके नाम पर इन्होंने फ्री में प्रॉपर्टीज़ ली और उसके ऊपर इन्होंने अपने-अपने ऑफिसेज़ खोल लिए। स्मृति ईरानी भी इनके पीछे पड़ी हुई है कि भैया इन प्रॉपर्टीज़ को खाली करो, लेकिन ये इतनी बेशर्म फैमिली है, सब कुछ सामने होते हुए भी बेशर्मी से उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी तो ये तार सिर्फ हेरल्ड केस के ऊपर पड़ी है, अब बाकी देखिए आपको आधा कंट्री तो फ्री मिल जाएगा, जैसे ही ये फैमिली अंदर जाएगी, बिकॉज़ सारे देश के अंदर इन्होंने अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ करी हुई हैं। अभी तो जीजा जी पड़े हैं, जीजा जी को तो हाथ नहीं लगाया। जिस दिन जीजा जी पकड़े गए, उस दिन आप देखेंगे अवर कंट्रीज़ जो जीडीपी है वैसे ही बढ़ जाएगी। जीजा जी के बारे में तो पिछले दिनों ये कहा जा रहा था ना कि गुड़गाँव में, हरियाणा में जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर सच में खरीदी है, तो क्यों उनके खिलाफ कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है? और यही बात नेशनल हेराल्ड के मामले में भी हो रहा था। और आपने एक बात पीछे बहुत अच्छी कही थी कि इन्होंने जो बिल्डिंग्स या इमारतें ली, नेशनल हेराल्ड के नाम पर, उसमें बाद उसका कमर्शियल यूज़ किया। और आपको याद होगा जब ये नया संसद भवन बना था, तब ये कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आज भी रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं, उनका किराया किसे जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उस वक़्त कांग्रेस को हुई थी कि क्या ज़रूरत थी नया यस। संसद भवन बनाने की? हम पुराने में काम तो कर ही रहे थे, हम तो जाएँगे ही नहीं नए वाले भवन में। तो तब समझ में आ रहा था कि किस लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जितने भी मंत्रालय चल रहे थे रेंटेड बिल्डिंग्स में, उसका किराया तो किसी न किसी को जा ही रहा था। उन्हीं के पेट में दर्द हो रही थी और उसमें ज्यादातर लोग तो कांग्रेस के ही हैं। भाई इतने साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है सर इस देश में, तो सैया भाई कोतवाल तो जो प्रॉपर्टी पे हाथ रख दो वो मुफ्त में मिल जाती होगी कांग्रेस को तो। यस, यस। अंजू जी आपको हैरानी होगी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ हैं, उनके जो ऑफिसेज़ थे, वो हम्म। इतनी बुरी हालत के थे कि आपको लगता था कि ये एयर फोर्स वालों का ऑफिस है, ये आर्मी का ऑफिस है, ये नेवी का ऑफिस है। भई टीन की जो छतें होती हैं वो वाली थी, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो वाली बिल्डिंग्स थी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। ये यही गंदगी वाली फैमिली, इनके पास थी वो प्रॉपर्टीज़ और इसका सारा रेंट इनके पास जाता था, कांग्रेस के पास। उस वो 75 सालों से इन्होंने यही काम किया। इसलिए जब पूरा नया संसद बना है, उसके अंदर सारी आर्म्ड फोर्सेस को भी ऑफिसेज़ मिले हैं, इसीलिए हल्ला, नया पार्लियामेंट के ऊपर हल्ला नहीं था। हल्ला था कि इनकी जो कमर है, एटीएम मशीन की, रेंटल इनकम की, वो तोड़ी मोदी जी ने और इसीलिए हल्ला था। पार्लियामेंट नया बना है, एवरीबॉडी नोज़ कि हमें एक नई बिल्डिंग चाहिए। दूसरा हल्ला था कि जो नया पार्लियामेंट होगा उसके ऊपर लिखा जाएगा इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर राहुल, सोनिया गांधी जो हैं, इनका नाम नहीं आएगा। इसलिए इनको तकलीफ 2 चीज़ों की थी। मोदी जी ने भी एक-एक करके इनकी जो सारी इनकी एटीएम मशीन्स हैं, वो उखाड़ के फेंक दी और इसलिए तकलीफ थी इनको और कुछ भी नहीं है। अब जो टाइमिंग है ईडी की कार्रवाई की, उस पर तो बवाल होगा ही। आपको क्या लगता है अब आगे ईडी का क्या कदम हो सकता है? अभी मुझे लगता है कि क्योंकि दो 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, ये सिर्फ इन्होंने स्टर किया है एक तरह से कि भई ठीक है, आपके ऊपर सारे ये सबूत हमारे पास है, हमने प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त कर लिया क्योंकि धांधली करी है, चोरी करी है, 420 का केस बनता है इनके ऊपर। 420 के अंदर अगर अंजू जी, आपने मैंने कोई छोटा-सा काम भी किया हो 420 के अंदर, अंडर सस्पेक्ट को भी अंदर कर देते हैं। इनके हम्म। ऊपर तो क्लियर कट केस है। भई आप इनको पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते? लेकिन अभी नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ दे आल्सो नो कि हल्ला होगा, अननेसेसरीली एक प्रॉब्लम खड़ी करेंगे और ये तो वैसे भी आग लगाने के लिए वैसे ही ये तैयार रहते हैं। इनको तो जहाँ ज जब जब देखिए, जब भी ये बाहर जाता है, कोई ना कोई टूल किट क्रिएट करके आता है और अगर इस वक़्त गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के या ईडी ने पकड़ के, सीबीआई ने पकड़ के अंदर कर दिया, ये पूरे कंट्री में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और ये मोदी जी को नुकसान करेगा। मेरा अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसके हम्म। हिसाब से कार्रवाई होगी, इनकी पूछताछ की जाएगी, ये भी नहीं चाहेंगे। ये 2024 के बाद इमीडिएटली जैसे ही मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आएँगे, उसके बाद इमीडिएटली आप देखोगे 1 और 2 मंथ्स के अंदर, ये अंदर होंगे परमानेंटली। क्योंकि मोदी जी हैं, हमेशा राइट टाइम पर काम करते हैं। ये टाइम इनको अभी अंदर करने का नहीं है, क्योंकि 2024 में इनको 5-10 सीटें ही मिलनी है लोकसभा की, जो मुझे लगता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। क्योंकि पूरे कंट्री के अंदर अब इनके खिलाफ एक ऐसी मुहिम है कि हमें ये गंदगी वाली फैमिली नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें ब्राइट फ्यूचर चाहिए, हमें सेफ इंडिया चाहिए। हम भी गर्व के साथ जाएँ दुनिया में, हम भारतीय हैं। अब वो चीज़ वापस आ रही है, जो कि इनके टाइम पे खत्म हो गई थी। इसलिए इनको 10 सीटों से कम पर भारत इनको फेंकने वाला है, निकारने वाला है
उसके बाद जब ये बिल्कुल पॉलिटिकली ज़ीरो हो जाएँगे, देन इनको अंदर करना बहुत आसान होगा। ये 24 के इमीडिएटली बाद होगा, पहले नहीं करेंगे मोदी जी, ये गलती नहीं करेंगे कभी भी। अभी जब ईडी ने समन भेजा था अरविंद केजरीवाल को, वो जो घोटाला है, शराब घोटाला उस सिलसिले में, तो जो इंडी अलायंस बना हुआ है, उसमें कोई सुगबुगाहट नहीं थी, किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन अब चूँकि कांग्रेस के जो सर्वा-सर्वा हैं, उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो गई है, आपको लगता है इंडी अलायंस में कोई ना कोई इनके साथ आकर खड़ा होगा, कुछ सुगबुगाहट होएगी, कोई चूक करेगा या नहीं करेगा? अंजू जी, ये सारे बरसाती मेंढक हैं। ये हुँ, सिर्फ़ इकट्ठे हुए हैं देखने के लिए कि दूसरे की स्ट्रैटेजी क्या है। आपको क्या लगता है, ये अंदर से कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। भई अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये दोनों अंदर चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा खुश तो ममता बनर्जी, आपका टोंटी चोर, आपका केजरीवाल ये होंगे हुँ, कि भई दावेदारी जो थी, एक बंदा तो कम हुआ फील्ड में से। अगर केजरीवाल अंदर चला गया, तो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा खुश होगा, चलो 2 बड़े दावेदार जो हैं, वो चले गए। अब चलेगा। मेरा रास्ता प्रधानमंत्री बनने का क्लियर हो गया है। तो ये तो वेट कर रहे हैं कि कौन अंदर जाए ताकि उतने नंबर्स कम होंगे। अभी तो 26 से 27 जो चोर इकट्ठे हुए हैं, तो 27 तो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। उनमें से एक-एक विकेट गिरती जाएगी, ये खुश होते जाएँगे। ये कोई भी किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हराने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम सारे इकट्ठे मिलकर काम करने को तैयार हैं। अदरवाइज़ अंदर से ये एक-दूसरे से जलते हैं, एक-दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, एक-दूसरे को गालियाँ निकालते रहे हैं और अब इकट्ठे हो गए। क्या आपने कभी एजेंडा देखा है कि भारत में तरक्की कैसे लेकर आएँगे? कौन-सी हुँ, पॉलिसी लेकर आएँगे? इनका पॉलिसी एक ही है, जब मीटिंग्स करते हैं कि भैया इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज हो गया 600 बिलियन, हम हैं 28 लोग, कैसे हम बाँट सकते हैं? सबसे बड़ा शेयर कौन लेके जाएगा? दूसरे को क्या मिलेगा? तो जितने-जितने इनकी स्ट्रेंथ है पूरे इंडिया में, उसके हिसाब से ये बाँटने लग जाते हैं कि भैया 600 बिलियन हमने कैसे खाना है? मोदी जी ने जो रेपुटेशन क्रिएट करी है, इसको हमने कैसे खत्म करना है? हिंदुओं को हमने कैसे खत्म करना है? सनातन को तो हमने मिटा ही देना है इस कंट्री में से। तो ये बातें ये वहाँ पर या बैठकर ये होती हैं कि हमारा एजेंडा यही है। क्या इन्होंने कभी भी कोई प्लान दिया कि हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? प्लान ही जी। नहीं है, प्लान एक ही है, मोदी को हराना और मोदी हुँ, को हराना इम्पॉसिबल है। अब मैं देखता हूँ रुझान जो जैसे मैंने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देख रहे हैं, एक ऐसी ऐसी आग है, मोदी जी ने खड़ी की है, आग है डेवलपमेंट की। ये आग वो नहीं है कि दंगे कराने हैं, ये आग है हुँ, डेवलपमेंट की। ये आग है कि हमने अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। क्या कांग्रेस ने कभी ये नारा दिया? उन्होंने तो नारा दिया था एक ही, गरीबी हटाओ का। वो गरीबी हटाई नहीं, गरीब हटा हुँ, दिए और खुद अमीर बन गए। और मोदी जी ने गरीबी भी हटाई, 12-13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला, उन्हें पैसे भी पहुँचाए जा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर, हुँ। डिजिटल कर दिया कंट्री को और कंट्री को एक ऐसी राह दी है कि जो गरीब आदमी है, वो भी अपने आप को इंक्लूसिव समझता है इस ग्रोथ के अंदर। ये 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अंजू जी, ये आपने मैंने नहीं की है। इसको किया है ग्रास रूट से, खड़ा किया है मोदी जी ने कि भई हुँ, घर-घर में वो एक जज़्बा है कि येस आई कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस कंट्री। सो ये जो मोदी जी को ग्रास रूट का पता है कि निचले जो गरीब आदमी है उसको क्या चाहिए, उसे चाहिए जो चीज़ें चाहिए, मोदी जी ने पहले उसको वो दी, गैस सिलेंडर दिया, उसे टॉयलेट दिया, उसे घर बना के दिया, उसे लोन दे दिए, उसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने शुरू किए। उन्होंने उसको एक जैसे हेल्थ कार्ड बना के दिया। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि वो सिक्योर फ़ील करता है कि भई हुँ। मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मुझे ज़्यादा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहनत करूँ, मैं पहुँच सकता हूँ, मैं ऊपर आ सकता हूँ। और वो जो गरीबी रेखा से उतर उठ निकल के वो मिडल क्लास में आ रहा है, आप उसका सम्मान देखिए। इसीलिए हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, वो 4 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और अगले साल हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। बिल्कुल, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, लेकिन देखिए, इस वक़्त तो स्यापा पड़ गया होगा कांग्रेस में, समझ नहीं आ रहा होगा हुआ क्या? टाइमिंग पर सवाल उठाए जाएँगे। लेकिन अभी राहुल गांधी जो रैलियाँ कर रहे थे, राजस्थान में अडानी, अडानी, अडानी का नाम अलाप रहे थे, ये पूछ रहे थे लोगों से कि भारत माता कौन है? ये भी उनको पता नहीं है। खुद ही संसद में कहते हैं भारत माता का तो कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब रैलियों में जाएँगे, जो बचे-खुचे दिन हैं, उनमें उनको बताना पड़ेगा लोगों को कि आखिर ईडी ने ये कार्रवाई क्यों की? अब खुलकर सवाल बताएँ ना लोगों को। अब लोगों के भी ज़हन में ये सवाल उठ गया होगा कि आखिर क्यों
751 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है और वो संपत्ति जिसका लेना देना गांधी परिवार से है। तो ये सवाल जब लोगों के बीच में जाएगा तो चर्चा होगी, आम लोग भी जानने समझने लगेंगे और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के बीच भी ये खबर पहुंच चुकी है, तो गांधी परिवार को जवाब तो इस बारे में देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जवाब तो उनको ईडी को देना है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ आप बता रहे हैं ना कि थोड़ी सी ट्रेलर ही जब्त किया है, ये तो 5,000 6,000 करोड़ की संपत्ति है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि पहली किश्त आई है ईडी की तरफ से, आने वाले दिनों में बाकी किश्तें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।